हेलो बच्चों, रसायन विज्ञान क्लास 10 लेसन 4 कार्बन तथा इसके यौगिक से पार्ट 8 का वीडियो आज बना रहे हैं। इस पार्ट में हम स्टडी करेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, अर्थात कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। क्या होती है ये प्रकृति? इस प्रकृति को हम कह सकते हैं श्रृंखलन का गुण, या कार्बन अपनी चारों वैलेंसी से कार्बन परमाणु को जोड़कर एक अजीब श्रृंखला बना सकता है। अर्थात कार्बन स्वयं से जुड़ता चला जाता है और विभिन्न प्रकार की संरचनाएं बनाता है। इसे हम कहते हैं कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। एट एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में वो जुड़ सकता है किसी भी तरह से, चारों वैलेंसी से, और उन चारों वैलेंसी के से अदर कार्बन भी जुड़ते चले जाएंगे। पूरा एक चेन बना लेंगे, जाल बना सकते हैं। तो आइए समझते हैं इसको। देखिए, कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4, अर्थात कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। और कैसे बॉन्ड होते हैं? ये सहसंयोजक बॉन्ड होते हैं। इनमें साझा किया होता है किसी परमाणु द्वारा सिंगल बॉन्ड, या कार्बन डबल बॉन्ड बनाए और 2 सिंगल बॉन्ड बनाए, या कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड बनाए और एक सिंगल बॉन्ड बनाए। ये सारी कंडीशंस कार्बन पर अप्लाई हो सकती हैं। ये पहले बताया जा चुका है। आइए देखते हैं। सभी परमाणुओं में केवल कार्बन परमाणु में ऐसा गुण होता है कि वो आपस में मिलकर एक लंबी श्रृंखला बना सकता है, और इस लंबी श्रृंखला में अन्य परमाणु जुड़कर विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन इस प्रकार की लंबी श्रृंखला तैयार कर लेगा। तो श्रृंखला में कार्बन की एक ही वैलेंसी यहाँ पर दिख रही है। अगर हम सारी वैलेंसी इसकी बना दें यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। ये स्ट्रक्चर जो यहाँ पर आया है, इसमें हम किसी अन्य परमाणु को या क्लोरीन परमाणु जोड़ दें, या कोई क्रियात्मक समूह जोड़ दें। यहाँ पर हाइड्रोजन तो नॉर्मली यहाँ पर रहता ही है, क्योंकि कार्बन का जो यौगिक होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन अर्थात हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक। इसमें कार्बन परमाणु जो श्रृंखला तैयार करता है, उसमें विभिन्न प्रकार के यौगिक या क्रियात्मक समूह जुड़ करके यौगिक तैयार करते हैं। कार्बन में श्रृंखलन का गुण होता है, और इस गुण के कारण कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर निम्न प्रकार की श्रृंखलाएं बनाता है। जैसे यहाँ पर बच्चे देख सकते हैं कैसी श्रृंखलाएं बनती हैं। अशाखित श्रृंखला। अशाखित श्रृंखला का मतलब क्या है? कोई शाखा ना हो। आइए सबसे पहले इस अशाखित श्रृंखला को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, ये कार्बन है और ये कार्बन है, सीधा कार्बन चला गया, ऐसी श्रृंखला कार्बन बना ले रहा है। या फिर ये इस तरह की श्रृंखला बनाता है,
देखिए इसमें ये शाखित कहीं नहीं है। यहाँ से कार्बन चला, ये इधर आया और इधर गया, देखिए कहीं पे कोई शाखा नहीं फूटी है। टेढ़ी मेढ़ी जरूर है लेकिन कोई शाखा नहीं निकली है। किसी कार्बन से अन्य कार्बन को कोई शाखा नहीं गई है। जो शाखा जा रही हो एक ही रोड या एक ही रोड मैप पर जा रही है। ठीक है, यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो जहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, मान लीजिए यहाँ पर एक कार्बन की श्रृंखला ऐसे लग जाए तो हमें यहाँ पर जब हम पहुँचेंगे तो हमको कन्फ्यूजन होगी कि हम इधर जाएं कि इधर जाएं। तो जहाँ पर कन्फ्यूजन वाली बात आएगी वो शाखित श्रृंखला हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? शाखित श्रृंखला। और जहाँ पर कोई कन्फ्यूजन न हो वो रहेगी अशाखित श्रृंखला। जैसे ये 3 कार्बन की ये अशाखित श्रृंखला है, ये ऐसे बना दी जाए, इसको भी अशाखित ही कहेंगे क्योंकि 1 पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये, ऐसे गिनती इसकी हम कर सकते हैं। तो शाखित और अशाखित का मतलब बच्चे समझ रहे होंगे। शाखित क्या है? एक कार्बन है, फिर उससे दूसरा कार्बन जुड़ा है, फिर उससे तीसरा कार्बन जुड़ा है और तीसरे कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा है, 2 कार्बन जुड़े हैं, यहाँ पर 2 रास्ते हो गए हैं ऐसे, ये शाखित माना जाएगा। ये शाखा निकल गई। एक को हम जो है गिनेंगे 1 2 3 4 5, ये छूट जाएगा, या फिर 1 2 3 4 5 इधर गिने तो ये छूट जाएगा। मतलब कोई भी श्रृंखला ऐसी है, कोई पार्ट ऐसा है कार्बन का जो छूट जा रहा है, वहाँ पर हम इसको कहेंगे शाखित श्रृंखला। ये बात समझ में आ गई। एक श्रृंखला है वलयित। वलयित माने चक्री। तो वलयित का मतलब जुड़ जाए। तो 3 कार्बन से हम इसको जोड़ सकते हैं। 2 कार्बन तो संभव नहीं है जोड़ना आपस में, लेकिन 3 कार्बन की एक चक्री श्रृंखला बन जाएगी। 1 2 3। 4 कार्बन की भी बन जाएगी, 5 कार्बन की भी बन जाएगी। 5 कार्बन की श्रृंखला ऐसे बनेगी। तो इसको हम कह सकते हैं वलयित श्रृंखला। जो श्रृंखला एक सिरे से शुरू हो और दूसरे सिरे पर ख़त्म ना हो, चक्कर काटती रहे, ऐसी श्रृंखलाएं वलयित श्रृंखलाएं कहलाती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन में श्रृंखलन का गुण होता है, अर्थात कैटिनेशन पावर होता है। और इस कैटिनेशन पावर के आधार पर कार्बन 3 प्रकार की श्रृंखलाएं बनाता है। या तो अशाखित श्रृंखला बनाएगा, अर्थात सीधी श्रृंखला बनाएगा। और सीधी का मतलब ये नहीं है कि श्रृंखला सीधी ही हो, श्रृंखला से कोई चेन, साइड चेन ना निकली हो, कोई अलग शाखा ना निकली हो। और शाखित में शाखा निकली हो सकती है, होगी ही कंफर्म। वलयित श्रृंखला में कार्बन की जो रिंग है बन जाएगी, इसमें एक सिरे पर शुरू होगा और दूसरे सिरे पर ख़त्म नहीं होगा, अर्थात चक्कर काटते रहेंगे। आगे देखते हैं। अब आइए स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। कार्बन अकेले श्रृंखला तैयार नहीं करता है, वो किसी न किसी को साथ लेता है। आइए समझते हैं इसको। कार्बन की ये श्रृंखला हमने 4 कार्बन की बनाई। इसकी वैलेंसी पूरी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 हैंड इसके तैयार कर लेंगे। बीच वाला जो ये बॉन्ड है ये कॉमन है। इसके ऊपर कितने हैंड लगने चाहिए? 2 लगने चाहिए। इसके 4 हो गए। इसके 2 हैं ऑलरेडी, इस पे 2 लगने चाहिए, इस पे 3 लगने चाहिए। ये एक श्रृंखला बन गई। इसको हम कहेंगे अशाखित श्रृंखला, है ना। अशाखित श्रृंखला में हाइड्रोजन अगर जुड़ जाएं तो इसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जितनी भी इनकी शेष वैलेंसी हैं, खाली वैलेंसी हैं, उन पर क्या जोड़ दिया जाए? हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए। तो इसको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्यों कहेंगे? क्योंकि ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है।
इसलिए इसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब जब ये हाइड्रोकार्बन बनकर तैयार हो गया तो इसमें बहुत सारे प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह आ करके इन हाइड्रोजनों को हटा करके उनकी जगह पे जुड़ जाते हैं। प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह आ करके इन हाइड्रोजनों को हटा करके जुड़ जाते हैं। इस तरह से कार्बन असंख्य यौगिकों का निर्माण करता है। तो सामान्य रूप से हम इनको क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होते हैं विवृत श्रृंखला ओपन चेन, या अचक्रीय भी इनको कहते हैं। विवृत श्रृंखला ओपन चेन या अचक्रीय। ऐसे कौन से यौगिक होते हैं? एलिफैटिक यौगिक होते हैं। और दूसरे होते हैं समवृत श्रृंखला चक्रीय या क्लोज चेन। समवृत श्रृंखला चक्रीय या क्लोज चेन, ये जो दोनों एक ही बार हमने लिखा है, इसको ऊपर लिखना चाहिए और इन दोनों को नीचे। फिर भी इसको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो दो प्रकार के हो गए। एक होंगे खुली चेन के, खुली श्रृंखला वाले, एक होंगे बंद श्रृंखला वाले। दो प्रकार के होंगे। खुली श्रृंखला वाले कैसे होंगे? इस प्रकार के होंगे, और बंद श्रृंखला के इस प्रकार के होंगे, क्लोज चेन। अब देखिए, जो खुली श्रृंखला के होंगे उनको हम कहते हैं एलिफैटिक। क्या कहते हैं? एलिफैटिक। और जो बंद श्रृंखला के हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, एक एरोमेटिक और एक एलिसाइक्लिक। खुली श्रृंखला वाले तत्वों को हम कहते हैं एलिफैटिक, और इनको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, एक एरोमेटिक और दूसरे एलिसाइक्लिक। ठीक है, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। अब जो खुली श्रृंखला वाले यौगिक हैं यानी एलिफैटिक यौगिक, उनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो वे जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य केवल सिंगल बॉन्ड होता है, अर्थात सभी बंध कैसे होते हैं? एकल बंध होते हैं। और असंतृप्त में उन्हें रखा गया जिनमें द्विबंध और या त्रिबंध हों। ये कैसे हैं? असंतृप्त या अनसैचुरेटेड, और ये हैं संतृप्त अर्थात सैचुरेटेड। संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन कार्बन के मध्य। जैसे ये हमने स्ट्रक्चर बनाया था, इसमें सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हैं, तो हम इसको कह सकते हैं ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगर हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो एक सीधी चेन बना लिए, उसके बाद कहीं पर डबल बॉन्ड कर दिए, तो ये असंतृप्त हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। या सिंगल बॉन्ड से जोड़े और कहीं पर एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए तो भी यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। अर्थात डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले असंतृप्त और सिंगल बॉन्ड वाले संतृप्त। इनका उदाहरण आता है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को सामान्य रूप से हम एल्केन कहते हैं, और एल्केन श्रेणी जो होती हैं उनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। CnH2n+2। इसको समझने के लिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कार्बन की संख्या यदि n हो
तो हाइड्रोजन की संख्या 2n का मतलब कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक होती है। ये इसका अर्थ है। जितने भी कार्बन हम लें उसके 2 गुने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन लगाना है। जैसे 1 कार्बन लिए तो 1 का 2 गुना होगा 2, और 2 अधिक का मतलब 2 2 4। 2 अगर कार्बन लिए तो 2 दूनी 4 और 2 6। 3 यदि कार्बन लिए तो 3 दूनी 6 2 8। मतलब 2 गुना करके उसमें 2 जोड़ना है। उतने ही हाइड्रोजन हम इसके साथ एडजस्ट करेंगे तो हमारा सिंगल बॉन्ड वाला संतृप्त हाइड्रोकार्बन अर्थात एल्केन बनकर तैयार होता रहेगा। 4 कार्बन यदि लें तो 4 दूनी 8 और 2 जोड़ेंगे 10। इस तरह से ये जो भी हैं ये सब कहलाएंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन अर्थात एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+2। कार्बन की संख्या n है तो उसके 2 गुने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन लगेंगे। अगला देखें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 भाग हैं। एक तो जिनके कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, और एक वे जिनके कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है। इनका जो सूत्र है वो CnH2n है, और इनका सूत्र है CnH2n-2। देखिए पहले हम 2 जोड़ते थे और लास्ट में 2 घटाएंगे, बीच में क्या करेंगे 2 गुना करेंगे। तो एल्कीन श्रेणी के जो सदस्य हैं उनमें क्या होता है, कार्बन की संख्या के 2 गुना ही करना है केवल। अर्थात 1 कार्बन यदि लें तो 2 गुना करें तो हाइड्रोजन 2 आएंगे, परंतु ये संभव नहीं है। इसको हम बहुत ही ध्यान में रखेंगे। सबसे ज़्यादा मिस्टेक होने वाली चीज़ ये है, 1 कार्बन पर हम एल्कीन नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि कार्बन और कार्बन के मध्य द्विबंध होना चाहिए। यहाँ पर एल्केन में ये कंडीशन है कि सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो अगर 2 कार्बन नहीं होंगे तो सिंगल बॉन्ड को हम ऐसे ही रखते हैं। हाइड्रोजन के मध्य तो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इन दोनों में विशेष कंडीशन है। विशेष कंडीशन ये है कि कार्बन और कार्बन के मध्य ही डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए। तो कम से कम 2 कार्बन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हम 2 कार्बन से स्टार्ट करेंगे। 2 कार्बन यदि लेते हैं तो कार्बन की संख्या के 2 गुने हाइड्रोजन हमको लगाना है, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन लग जाएंगे। अगर हम 3 कार्बन ले रहे हैं तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन लग जाएंगे। अगर हम 4 कार्बन ले रहे हैं तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन लग जाएंगे। इसी तरह से हम आगे हाइड्रोजन लगाएंगे और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में सब कहलाएंगे एल्कीन। इनके नाम के बारे में आगे हम IUPAC में चर्चा करेंगे। इनका नाम जो है एथीन है, इसका प्रोपीन है, इसका ब्यूटीन है, लेकिन सभी एल्कीन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सभी क्या कहलाएंगे? एल्कीन। एल्केन में भी ऐसा नाम मेथेन, एथेन, प्रोपेन है, लेकिन सबको हम एल्केन कहेंगे। और इनके नाम के बारे में आगे IUPAC जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगला है ट्रिपल बॉन्ड का। तो इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 अर्थात 2 घटाने होंगे 2 गुने में से।
जितने कार्बन हम ले रहे हैं उन कार्बनों की संख्या के दोगुने करके 2 घटा लेने होंगे, फिर उतने हाइड्रोजन हम उसके साथ लगाएंगे। एल्काइन में भी ये कंडीशन है कि कार्बन कार्बन होने चाहिए कितने, 2 से कम पर नहीं बात नहीं बनेगी, 2 से कम पर बात नहीं बनेगी, अर्थात एक कार्बन का इसमें H हट ही जाएंगे पूरे, तो ये संभव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2 से शुरू करेंगे, तो 2 दूनी 4 और 4 में से 2 घटा लिए तो बचे 2, और 3 अगर कार्बन लिए तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटा लिए 4 बचे, 4 कार्बन लिए तो 4 दूनी 8, 8 में से 2 घटा लिए 6 बचे। इस तरह से ये जो कहलाएंगे वो एल्काइन कहलाएंगे, और एल्काइन क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। कोई एक डबल बॉन्ड जरूरी है, कम से कम एक होना चाहिए। तो इसको अच्छे से बच्चे समझ गए होंगे, एल्काइन क्या है, एल्कीन क्या है। तो 3 चीज़ें यहाँ पर आपको मुख्य रूप से पढ़नी है। एल्केन जो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है, एल्कीन जो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है, एल्काइन ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है। अगर इनके सामान्य सूत्र की बात करें तो CnH2n+2, ये CnH2n होता है, ये CnH2n-2 होता है। बीच वाले को अगर हम ध्यान में रखें तो कार्बन की संख्या के दोगुने हाइड्रोजन, कार्बन की संख्या के दोगुने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन, और कार्बन की संख्या के दोगुने से 2 कम हाइड्रोजन। बड़ा आसान हो गया इसको कंपैरिजन करके। तो इसे बच्चे समझ गए होंगे किस प्रकार बना के तैयार करेंगे। आगे चलते हैं। एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक, ये दोनों संबद्ध श्रृंखला के यानी चक्रीय श्रृंखला के यौगिक हैं, क्लोज चेन वाले हैं। इनमें समचक्रीय और विषम चक्रीय होते हैं, दोनों में समचक्रीय और विषम चक्रीय होते हैं। लेकिन जो एरोमेटिक होते हैं उनकी खास बात होती है कि पहली बात तो चक्रीय होंगे, और दूसरा अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड पाया जाएगा। अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, एक जगह पाया गया, फिर अगली जगह सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर अगली जगह सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, ऐसा चक्र बन जाएगा। जैसे यहाँ पर 4 कार्बन का हम ये चक्रीय बनाए हैं, तो इसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दें। इस तरह से क्या होना चाहिए, एकांतर पर क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। ये सिस्टम है हमारा एरोमेटिक का। विषम चक्री की बात करें, ये समचक्री का है। एरोमेटिक में एकांतर पर डबल बॉन्ड होना चाहिए, समचक्री में सभी कार्बन परमाणु होंगे। जो साइकिल बनेगी, जो चक्र बनकर तैयार होगा, चाहे 3 कार्बन का हो, चाहे 4 का हो, चाहे 5 का हो, चाहे 6 का हो, चाहे 7 का हो, लेकिन सभी परमाणु क्या होंगे चक्र में, कार्बन परमाणु ही होंगे। और विषम चक्री की बात करें तो उनमें नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये भी श्रृंखला में शामिल हो जाएंगे। अर्थात कार्बन की श्रृंखला में नाइट्रोजन आ जाए बीच में, या सल्फर आ जाए, या ऑक्सीजन आ जाए, इस तरह के जब यौगिक आ जाएंगे, तत्व आ जाएंगे, तो उसको हम विषम चक्री कहेंगे। समचक्री माने समान, अर्थात कार्बन परमाणु के ही द्वारा चक्रीय यौगिक बने, और विषम चक्री का मतलब
कार्बन परमाणु के अतिरिक्त कोई अन्य परमाणु भी आ जाए। तो समचक्री का उदाहरण यहाँ पर बेंजीन है, फिनॉल है। स्ट्रक्चर के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। विषम चक्री में पिरिडीन और फ्यूरान है। इनके स्ट्रक्चर के बारे में भी आगे डिस्कस किया जाएगा जब इसको डिस्क्राइब करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तो केवल ये पूरा एक सार है जिससे आपको समझ में आ जाए कि हमको क्या क्या पढ़ना है। आगे चलते देखते हैं एलिसाइक्लिक यानी समवर्त श्रृंखला जो है उसका एक पार्ट है एलिसाइक्लिक। ये भी समचक्री है और विषम चक्री है। इसमें क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता है। इसमें हाइड्रोजन पूरे पूरे होते हैं और हाइड्रोजन होने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें एकांतर पर डबल बॉन्ड का कोई इशू नहीं है इसमें। तो 3 कार्बन हैं ऐसे और तीनों कार्बन को हम इस तरह से यदि जोड़ दें और डबल बॉन्ड है नहीं तो 4 वैलेंसी इनकी पूरी करनी पड़ेगी। तो प्रत्येक कार्बन से 2-2 हाइड्रोजन लग जाएंगे तो ये स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा C3H6 का। साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। ये समचक्री में आएंगे और विषम चक्री में टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान और टेट्रा हाइड्रोथायोफीन आ जाएगा, C4H8O और C4H8S। विषम चक्री का मतलब ही यही है कि कार्बन के अतिरिक्त श्रृंखला में ऑक्सीजन या सल्फर कोई अन्य परमाणु आ जाए, तो इसको हम कहेंगे विषम चक्री। तो यहाँ पर एक पूरा सा ये जो सार है आप समझ गए होंगे। हमको अब यहाँ पर एल्केन पढ़ना है, फिर एल्कीन पढ़ना है, फिर एल्काइन पढ़ना है, फिर समचक्री विषम चक्री सभी के बारे में डिस्कस करना है। संतृप्त क्या होता है, संतृप्त क्या होता है, इसको विस्तार से आगे हम अध्ययन इसका करेंगे। यहाँ पर बच्चे ये चीज़ समझ गए होंगे कि एलिफैटिक क्या होता है, एरोमेटिक क्या होता है, एलिसाइक्लिक क्या होता है, अचक्री क्या होता है, चक्री क्या होता है, ओपन चेन क्या होती है, क्लोज चेन क्या होती है, सैचुरेटेड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें बच्चे समझ गए होंगे। अगले वीडियो में इस चीज़ को अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।